है। ये बदलाव ऐसे समय में आया जब पीओके में चुनावी माहौल गर्म है और जनता महंगाई, बिजली संकट, टैक्स और प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है। शहबाज शरीफ सरकार के वरिष्ठ नेता और सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी यानी जेएसी से जुड़े 99% लोगों को देशभक्त बताते हुए उनसे बातचीत की पेशकश कर दी है। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि अगर उनकी पार्टी को 2/3 बहुमत मिलता है तो सरकार बनने के बाद सबसे पहले जेएसी के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर उनकी मांगों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि यही सरकार है जिसने कुछ समय पहले आंदोलनकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे और यह दावा किया था कि प्रदर्शनकारियों के बीच प्रतिबंधित संगठनों के तत्व भी शामिल हैं। अब अचानक बदला हुआ रुख ये संकेत दे रहा है कि सरकार बढ़ते जनदबाव और चुनावी समीकरणों को देखते हुए अपनी रणनीति को बदलने पर मजबूर है। पीओके में लगातार हो रहे प्रदर्शनों ने पाकिस्तान सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आंदोलनकारी लंबे समय से बिजली दरों में कटौती, टैक्स और राहत और स्थानीय नागरिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। ऐसे में सरकार की ओर से बातचीत का न्योता इस बात का संकेत है कि आंदोलन को लेकर केवल बल प्रयोग से दबाना अब आसान नहीं है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि बातचीत से समाधान निकलेगा या फिर पाक अधिकृत कश्मीर में विरोध और तेज हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार अब जेएसी के प्रदर्शनकारियों से बातचीत की पेशकश कर रही है, उन्हें देशभक्त भाई बता रही है। और दोस्तों याद करिए, ये तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, ये वही प्रदर्शनकारी हैं जिन प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तान की सेना ने दनादन फायरिंग की थी। और एक आंकड़ा ये कहता है कि तकरीबन इस प्रदर्शन में महज 2 महीने के अंदर 126 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, वो भी तब जब वो सिर्फ इतनी मांग कर रहे थे कि आप पाक अधिकृत कश्मीर के आवाम को बुनियादी जरूरतें दे दीजिए, उनको बिजली दे दीजिए, पानी दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए और उनको मुख्यधारा में जोड़ दीजिए। लेकिन इन सब के बावजूद आसिम मुनीर की कायर आर्मी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में उसने जो जुल्म ढाया है, वो जुल्म अब पूरी दुनिया के सामने। हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी साहब जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। हम लोग क्या, एक कहावत है, जय हिंद सर, लौट के बुद्धू घर को आए। लेकिन अब जब घर आए तो बहुत देर हो चुकी है। वहां की आवाम ये शायद समझ चुकी है कि पाकिस्तान की सरकार सिर्फ और सिर्फ उनके दमन के लिए ही सत्ता में बैठी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, अबाउट टर्न आहिस्ता आहिस्ता लिए जाते हैं अगर लेने भी हो तो, लेकिन इन्होंने जितनी बेशर्मी से आउट टर्न लिया है, ये बताता है कि इनमें ग्रिट नहीं है, एक्यूमन नहीं है, इनमें ताकत नहीं है, ये दिखावटी शेर है। यही सनाउल्लाह जो वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का सीनियर एडवाइजर है, इसने क्या कहा था पहले कि मीर ये जो पीओके के लोग हैं, ये मीरपुर में और मुजफ्फराबाद में कब्जा करना चाहते हैं और ऐसे कब्जा करना चाहते हैं जैसे इंडिया कब्जा करना चाहता है। किसी ने ये भी कहा था कि इनके अंदर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इसमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के लड़ाके मौजूद हैं और इसलिए हमें गोली चलानी पड़ी। लेकिन अच्छा, यही नहीं, जो इनके डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ ने तो ये कहा कि पीओके के जो लोग हैं, हम उन्हें ऐसे ही दुश्मन समझते हैं जैसे हम हिंदुस्तान को दुश्मन समझते हैं। और उसने तो यहाँ तक भी कहा था कि मीरपुर और रावलकोट के जो लोग हैं, ये कश्मीरी है ही नहीं। खैर, अब वो क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि अगर हम 2/3 मतों से जीत कर आते हैं तो हम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और इनके लोगों से बातचीत करेंगे और हमारा पहला इशू इन्हें सॉल्व करने का होगा। अब पहली बात तो ये कि 2/3 मत कैसे जी? 45 सीट है जो वहाँ इलेक्टेड है, बाकी 8 तो औरतों और टेक्नोक्रेट्स के लिए
सुनिश्चित है, रिजर्व है। 45 में से 25 सीटें जीत चुके हैं। 4 सीट पे चुनाव आज है। अगर ये 4 के 4 भी जीत जाते हैं तो 25 प्लस 4 29 होते हैं। और 2/3 मेजोरिटी के लिए 30 चाहिए, यानी कि 2/3 मेजोरिटी इनकी वर्तमान में तो नहीं आती जब तक वो 7 सीट जो आगे के लिए इंडेफिनेटली पोस्टपोन कर दी गई हैं, जब तक उनके रिजल्ट ना आ जाए। खैर, तो 2/3 तो एक बात हो गई। अब ये बात करना चाहते हैं, और बात करने से पहले जो सेंटेंस इन्होंने कहा है वो ये कहा है कि जेएसी के लोग, पीओके के लोग तो 99% देशभक्त हैं। वो देशभक्त हैं जिनको अब तक ये दुश्मन बता रहे थे। मुझे एक शेर याद आ रहा है। अब ये कह रहे हैं कि वो दुश्मनी से देखते हैं, देखते तो हैं, हम खुश हैं, है तो किसी की निगाह में। यानी कि आज पाकिस्तान की फेडरल सरकार पीओके के लोगों को इस तरह से समझ रही है कि ये देशभक्त है, और कितनी अच्छी बात है कि वो मैं हमारी तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, हमसे मदद मांग रहे हैं, हमें करनी चाहिए। ये अबाउट टर्न पाकिस्तान ने लिया है। लेकिन अगर ताजे जख्म हो तो वो भर दिए जा सकते हैं। जो बहुत पुराने जख्म है वो बगैर वायलेंट सर्जरी के भरते नहीं है, चाहे जितना मक्खन लगाए। मैं समझता हूँ कि पीओके के लोग जो जो ये कह रहे हैं कि जब से इलेक्शन शुरू हुआ, यानी कि 27 जुलाई से लेके अब तक 40 लोग मार दिए गए, और 5 जून से जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुए अब तक 400 लोग मार दिए गए, यानी कि 479 लोगों का मारा जाना। क्या ये ऐसा जख्म है कि जिसे आप बातचीत से तुरंत सुलझा लेंगे? मैं नहीं समझता कि ये सुलझाया जाएगा। पीओके में जो प्रदर्शन चल रहा है, मेरी निगाह में ये प्रदर्शन अभी और चलेगा, चाहे वहां पे नवाज शरीफ आके ये कहते रहे कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ पीओके का, देखिए साहब, और बड़ा मैं पीओके। महत्वपूर्ण है। जी तुलसीदास जी की एक पंक्तियां हैं, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय जी चूक पुन का पछताने। ये वही जी आवाम है जिस आवाम के ऊपर सर आप गोली मार रहे थे। जी 126 लोगों की लगभग मौत हो चुकी है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर। उनको आप जी तब गद्दार कह रहे थे, और अब इतनी जी जल्दी यू टर्न में आप उनको देशभक्त भाई कह रहे हैं। ये दो जी जी शब्द सर बड़ा प्रचलित है इस वक्त वहां पर। जी 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 ये यही तो मैं भी बता रहा था हम्म। कि एकदम जिनको दुश्मन कह रहे थे हम्म। उनको ज्यादा से ज्यादा आप अगर जैसा हमने आज तक दुनिया के इतिहास में देखा है, लोग बाग इतना तो करते हैं कि भाई वो दुश्मन नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कहेंगे, बहुत ज्यादा कहेंगे तो वो न्यूट्रल है। लेकिन दुश्मन से एकदम उनको देशभक्त कह देना, क्या इसे पाकिस्तान की सरकार का सरेंडर ना माना जाए? ये हाँ। सीधे सीधे पाकिस्तान की सरकार का सरेंडर है, मुल्ला मुनीर का सरेंडर है, शहबाज शरीफ का सरेंडर है। और और नवाज, मैं आपसे ये समझना भी चाहूंगा, इस सरेंडर के पीछे की सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है? देखिए ये लोगों की ताकत है। आप चाहे वो कितना कहते रहे, पाकिस्तान की तो एक आदत है कि जब भी कोई बात हो बोले इसके अंदर हिंदुस्तान का हाथ होगा, इसमें रॉ जो उनका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है उनके एजेंट होंगे। ये देशद्रोहियों का काम है। यानी कि किसी भी बात के लिए हिंदुस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना, मुझे तो कभी कभी ताज्जुब होता है। अगर कहीं अचानक मान लीजिए पाकिस्तान की अचानक आबादी बढ़ गई, ये कहेंगे इसमें भी हिंदुस्तान का हाथ है। भगवान करे ऐसी नौबत ना आए, पर खैर उनकी आदत है हिंदुस्तान के ऊपर इल्जाम लगाने की। लेकिन असलियत ये है कि पीओके के लोग जो हैं उन्होंने नीलम नदी के ऊपर, झेलम नदी के ऊपर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बने उनमें मेहनत की, अपना पसीना खून पसीना लगाया, जमीन उनकी, मेहनत उनकी। और जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में बिजली बनी, या तो वो महंगी, या वो पंजाब में चली गई, या जिंजियांग में चली गई, उनको बेचारों को वो चीज नहीं मिली जिसके लिए उन्होंने मेहनत की। यही हाल वहां की फूड प्रोडक्ट्स कर रहा। जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो पाकिस्तान ने गोली चला दी उनके ऊपर। शुरू शुरू में ही 30-40 लोग मार दिए गए थे। और तो और उसके बाद में एक 15 दिन का ब्लॉकेड लगा दिया गया
यानी कि वो गाड़ियां जो राशन लेकर पीओके में आ रही थी उन्हें रोक दिया गया, और पीओके में शटर पहले ही डाउन थे, वहां का चक्का भी पहले ही जाम था। ऐसे समय में ये सोचकर कि पाकिस्तान के लोग जब तराई तराई, पीओके के लोग जब तराई तराई करने लगेंगे तो वो शायद घुटनों के ऊपर आ जाएंगे, लेकिन वो डटे रहे। और डटे रहे क्यों? क्योंकि ये जो उनकी प्रॉब्लम थे ये आज की नहीं है, ये पुराने 70 सालों की है। और दूसरे, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जब उन्हें दिखाई दिया कि हमारे दूसरा जो पार्ट है कश्मीर, हिंदुस्तान वाला, वहां पे कितना विकास हो रहा है, वहां के लोग कितने खुश हैं। एक मुसलमान हिंदुस्तान का ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि मैं हिंदुस्तान को छोड़ के कहीं और जाना चाहता हूँ। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पीओके के सारे लोग, 80 लाख लोग कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में आना चाहते हैं। और हिंदुस्तान को भी सोचना चाहिए कि भाई अब पीओके हमारा है ना, हमारा अभिन्न अंग है, तो वहां के लोग भी हमारे हैं, और वहां के लोगों के ऊपर अगर अत्याचार होगा तो हमें बराबर उसके और लिए त्यागी बोलना साहब, चाहिए। पूरे विश्व के मानचित्र पर अगर हम और आप नजर दौड़ाएं तो तकरीबन 195 देश इस पूरे विश्व में हैं, और इस विश्व में पाकिस्तान ही इकलौता ऐसा देश मुझे लग रहा है शायद है जिस देश को यही नहीं पता है कि उसे करना क्या है, उसे किस नीति के साथ अपने देश को आगे बढ़ाना है। या फिर वहां पर गिने चुने 10-15 लोग ऐसे हैं जो शासन सत्ता में बैठे रहते हैं, जो सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं, वहां की आवाम से उनको कोई मतलब ही नहीं है। आपने जो कुछ कहा ये 100% सच है। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल सर, करिए। वहां के जितने बड़े बड़े हुक्मरान हैं, जितने वहां के जनरल थे फौज के, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, वो सर्विस के बाद में चले जाते हैं या तो इंग्लैंड में या अमेरिका में या किसी और फॉरेन कंट्री में जाके बस जाते हैं। और तो और छोड़िए, जो अभी इस समय जनरल है, जनरल मुनीर, ऑलरेडी उन्होंने अमेरिका के अंदर अपनी वाइफ के नाम में एसेट्स खरीद लिए हैं। यानी कि थोड़ी सी एक कैटेगरी है, जैसे आपने कहा कि वो तो आराम से है और बाकी आवाम भूखों मर रही है। तो ये, और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो आर्मी नहीं है, वो एक दरअसल में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। सीमेंट की फैक्ट्री लगाना या बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करना या ब्रेड बनाना, क्या ये काम आपने कहीं दुनिया में देखे आर्मी करती हो? लेकिन पाकिस्तान की आर्मी करती है। तो लिहाजा पाकिस्तान, लेकिन हाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक मामले में पाकिस्तान शुरू से ही क्लियर रहा है, और जिसमें मैं कहता हूं कि उसने महारत हासिल है, वो है आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी बनाना। यानी कि दूसरे देशों के अंदर आतंकी संगठन होते होंगे, आतंकी संगठन अपने कैंप बनाते होंगे, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट उनके कैंप बना के देता है। और अगर कैंप उजड़ जाए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में, बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का वो जो था सुभान अल्लाह कैंप, मरकज सुभान अल्लाह, वो उजड़ मुल्क गया, के। तो पाकिस्तान की सरकार ने 14 करोड़ दे दिए कि चलो इसको कंस्ट्रक्ट करो। यानी कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ाने के लिए स्टेट पॉलिसी है। वो जानता है कि एक सिपाही को पैदा करना मुश्किल और समय लगता और है, देखिए साहब, लेकिन इस खबर से आतंकियों जुड़ा को। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। जिस बातचीत की पेशकश अब वहां की सरकार ने जेएसी से की है, आपको क्या लगता है जेएसी बातचीत करेगी सरकार से? और अगर करे भी तो उनकी शर्तों पर राजी होगी? क्योंकि अब मुझे लग रहा है चीजें बहुत दूर हो चुकी हैं, बहुत आगे निकल चुकी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि वो जो 12, असलियत में जो मेन पॉइंट अब निकल के आया है वो ये है कि ये जो 12 सीट हैं जो कश्मीरी रिफ्यूजीज की थी, इन 12 सीट को वहां की फेडरल गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपनी सरकार बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। इसलिए पीओके में जो प्रधानमंत्री बनता है वो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक बनता है। लिहाजा ये 12 सीट खत्म होनी चाहिए। क्या अगर नवाज शरीफ जीत के भी आ जाएंगे तो क्या इसे खत्म कर सकते हैं? क्योंकि वहां के सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि ये जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज नहीं होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज क्या इनके हाथ में है? कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज तो फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में है। लिहाजा इट इज अनलाइकली। अगर ये अनलाइकली है तो समझौता होगा किस बात के ऊपर? खाना पीना ये सब तो सब हो जाएगा, मान लेंगे कि चलो हो गया। हिंदुस्तान से उन्होंने मदद मांगी है, हम भी रजौरी से, पुंछ से, मेंढर से भेज देंगे थोड़ी बहुत मदद उनको, वो तो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये 12 सीट को क्या नवाज शरीफ कर पाएंगे?
अगर इनकी बात होती भी है तो ये उसे सॉल्व नहीं करते, और सॉल्व भी अगर कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज भी हो गया, तो क्या पीओके के लोग या जेएसी उससे संतुष्ट होंगे? क्योंकि वो अब पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करते। वरना सरदार अमान उल्लाह खान ने जब पूछा 1 लाख की भीड़ से कि क्या हम पाकिस्तान से अलग हो जाए, सारे लोगों ने दोनों हाथ उठा के कहा हाँ अलग हो जाओ। उसने पूछा हम एलओसी की तरफ कूच करें, लोगों ने कहा हाँ कूच करो। उसने पूछा कि क्या हम रजौरी और पुंछ से मदद मांगे, उन्होंने कहा हाँ अगर भूखे मर रहे तो भारत से मदद मांगो। क्या है इसका मतलब इसका सीधा सीधा ये है कि चाहे जितनी कोशिश कर ले, पीओके का ये प्रोटेस्ट अब थमने वाला नहीं है। कल 11 अक्टूबर भी है त्यागी साहब, 11 अगस्त माफ कीजिएगा, 11 अगस्त वो तारीख जब बलूचिस्तान की तरफ से कहा गया कि वो आजादी का ऐलान कर सकते हैं। थोड़ा समय का अभाव है, कम शब्दों में सर जवाब दीजिएगा। बस सर, बलूचिस्तान तो ऑलरेडी कह चुका है, इट इज द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। उसने कहा हमारा झंडा है, हमारी करेंसी है, और हमने अपना संविधान भी बना लिया है। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि दूसरे देशों में जो एम्बेसीज है वो पाकिस्तान की एम्बेसी को हटा के हमारी एम्बेसी वहां पर स्थापित करो। और इस बारे में और लोगों बड़ा ने बड़ा सोचना दिलचस्प भी है सर, ये दो मोर्चे ऐसे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, और इन दो मोर्चों पर पाकिस्तान की सरकार ऐसी दिशा में खड़ी है, ऐसी दशा में खड़ी है जहां से ना वो हट सकते हैं ना बच सकते हैं। फिलहाल आपका